सुनिए, लास्ट चैप्टर है हमारे कोर्स का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं एक ऐसी कंपनी में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी। मूवी देखी जी आपने खट्टा मीठा, अक्षय कुमार की, उसमें कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता है उसमें। देखो इसके लिए सेपरेट चैप्टर क्यों बनाया गया, ध्यान से सुनना। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता तो वो इन जनरल एक साल में कंप्लीट नहीं हो पाता, लंबे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जनरली। अब वो आधा थोड़ा कंप्लीट हो गया, जब कंप्लीट होगा अगर हम तभी कैलकुलेट करें प्रॉफिट तो साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ कुछ, ये भी गलत है। क्योंकि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट भी करना होता है, कंपनी को जवाब भी देना होता है, मैनेजमेंट ने कितना अर्न करा, शेयर्स पे डिविडेंड देना होता है, इनकम टैक्स देना होता है। तो प्रॉफिट तो हमें ईयरली ही निकालना होता है, चाहे कंपनी किसी भी टाइप की क्यों ना हो। तो अब हम कॉस्ट अकाउंटेंट है ऐसी कंपनी के जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 2-3 साल 5 साल का, और हमें लेकिन ईयरली प्रॉफिट निकालना। समझ आ गई बात? तो इसके अंदर सर हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, बिल्कुल पीएनएल अकाउंट की तरह, जिसमें होंगे डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में सारी इनकम। सही। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें आपको आधा क्वेश्चन अभी हो जाएगा और बाकी आधे में फिर समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। 53 पेज नंबर पे, 53 पेज नंबर पे पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 101। ये 101 क्या है? कंपनी में जब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं तो सबका कोडिंग दे रखी होती है, कॉन्ट्रैक्ट 101, 209, ऐसे बहुत सारे कोडिंग चल रही होती है, उस हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख रुपए। ध्यान रखना, हम अकाउंटेंट हैं कंस्ट्रक्टर के, जो ये काम कर रहा, हमारे लिए कस्टमर हुआ कॉन्ट्रैक्टी, कस्टमर हुआ कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हुआ? टोटल सेलिंग प्राइस, 2-3 साल का खट्टा। समझ पा रहे हो बेटी? फॉर एग्जांपल फ्लाईओवर बनाना है छोटा सा, तो 6 लाख रुपए मिलेंगे उसके लिए, तो 6 लाख रुपए हमारा सेल प्राइस है। ये 1 साल का नहीं है, तो 3 साल मिलाकर जब भी कंप्लीट होगा तब का। सही। आगे वेजेस 1,64,000, ये एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ। अच्छा। और जनरल एक्सपेंसेस 8,600। आप लोग नोटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ बोर्ड पे देखते हैं। वेजेस टू जनरल एक्सपेंसेस 8,600, टू रॉ मटेरियल 1,20,000, टू प्लांट 20,000। इन चारों में से मैंने एक गड़बड़ करी, बताओ क्या गड़बड़ करी? अमाउंट में गड़बड़ नहीं है। इन चारों में से मुझे एक चीज नहीं लिखनी चाहिए थी। क्या बता सकते हैं आप कौन सी चीज नहीं लिखनी चाहिए थी? प्लांट। क्यों नहीं लिखना चाहिए था? क्योंकि ये एसेट होता है सर, एक्सपेंस नहीं होता। समझ पा रहे हो जी बात? ये प्लांट नहीं आना चाहिए। तो आइटम बहुत सारी दे रखी होगी, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर, एक्सपेंस ही तो लिखना है, एसेट तो नहीं लिखनी ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। As on date, cash received was 2,40,000, being 80% of the work certified. इसको थोड़ी देर टाइम बात करेंगे। आगे वैल्यू ऑफ मटेरियल्स रिमेनिंग एट साइट, अभी साइट पर इतना रॉ मटेरियल बचा हुआ, ये खर्च नहीं हुआ। समझ आ गई बात? क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। बाय रॉ मटेरियल एट साइट 10,000। सही। सर रॉ मटेरियल हमने भेजा कितना था? 1,20,000, और बच कितना गया? 10,000। इसका मतलब खर्च कितना हुआ है? 1,10,000। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन। एक 1,20,000 भेजा, 10,000 बच गया, अल्टीमेटली 110 का एक्सपेंस बुक होगा उसमें भी, अब भी 110 एक्सपेंस बुक होगा। ऑर्डिनल प्रेजेंटेशन है, दोनों ही तरीके 100% सही, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो फॉलो करें। सही। आगे
डेप्रिसिएट प्लांट 10%, यही थी काम की बात। तो सर 20,000 एक्सपेंस नहीं था, 20,000 तो एसेट था, लेकिन डेप्रिसिएशन 10% है, इससे हमारा एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा। सही। आगे, इंक्लूडेड इन द अबव इंफॉर्मेशंस आर वेजेस 3,500, मटेरियल 4,000 एंड अदर एक्सपेंसेस 2,500 which were incurred since, इसको समझाया जाएगा अभी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, यहाँ तक जितनी भी आइटम लिखी है हमने वो तो अच्छे समझ में आ गई है सर। ये आइटम हमने पढ़ा, एक्सपेंस है तो डेबिट में लिख दिया, और प्लांट एसेट है तो उसको नहीं लिखा, उस पर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो वो लिख दिया। क्लोजिंग का मटेरियल बचा हुआ है तो या तो क्रेडिट साइड में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक की तरह, या फिर मटेरियल में से माइनस कर दो। यहाँ तक क्या है? बिल्कुल सही, ट्रेडिंग पीरियड कंबाइंड है। हाँ, ट्रेडिंग पीरियड कंबाइंड है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेडिंग में तो गुड्स सेल करते हैं, अब इसमें गुड्स तो है नहीं, और सारे खर्चे इसी के अंदर आएंगे। सही है। अच्छा, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। मैं थोड़ा कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर के अंदर, वो टर्म्स बार बार यूज होंगे, उसका मीनिंग समझ लें। फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाना चाहिए वरना कंफ्यूजन रहेगी। ध्यान से देखिए सर, एक ये फ्लाईओवर बनाना है, ये तो जमीन है, और ऊपर फ्लाईओवर बनाना है, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ, ठीक। 31 मार्च आ गई और हमारा फ्लाईओवर ना इतना कंप्लीट है, इतना, ठीक है। बस सीधी बात, अगर कंप्लीट हो गया होता तो नॉर्मल क्वेश्चन है फिर ये तो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस हो गया, तो लिखो एक्सपेंस, तो लिखो काम खत्म। चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं कि आधा अधूरा अभी कंप्लीट हुआ है, साल के एंड में कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनकम्प्लीट है और हमें फिर प्रॉफिट निकालना। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो हमारा फ्लाईओवर टोटल इतना बनना था, अभी इतना ही बना। तो ऐसे में क्या करते हैं हम 31 मार्च को अपने कॉन्ट्रैक्टी के पास जाते हैं जिसने हमें ऑर्डर दिया था। उसने कहा था कि भैया इतना परसेंट कंप्लीट हो गया, आके चेक करो एक बार, जितना हो गया चेक करो। अब वो क्या करता है, अपने इंजीनियर के साथ आता है और वो चेक करता है। तो उसने चेक करा, वो कहता है जी इतना तो बिल्कुल ओके है, और ये जो बना हुआ है ना ये कच्चा पक्का है, इसको हम नहीं मानता कि अभी कंप्लीट हुआ। समझ आ रही है बात? इतने पोर्शन को मैं बोलूंगा वर्क सर्टिफाइड। समझ आ गई बात? इतना हमारा काम कर लिया और हमारे कस्टमर ने उसको पास भी कर दिया, कितना काम बिल्कुल सही हुआ, ठीक है, इसको बोलूंगा वर्क सर्टिफाइड। अब मैं इसको आम भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये हमारी तरह सेल्स ही तो हो गई, सामान बना लिया हमने और कस्टमर ने पास भी कर दिया उसको। समझ आ रही है बात? इसे लोग एक तरह से, सर ये हमने सामान बना दिया लेकिन अब तक बिका नहीं, इसको टर्म क्या देंगे हम, वर्क अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड नहीं हुआ, ठीक है जी। आम भाषा में इसको समझेंगे हम तो सर ये क्लोजिंग स्टॉक ही तो है, ये क्लोजिंग स्टॉक ही तो है। सोच के देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि हमने सामान बना लिया बट बिका नहीं, ये वही पोर्शन ही तो है। सर ये काम हमने इतना फ्लाईओवर बना तो लिया लेकिन हमारे कस्टमर ने पास नहीं करा, कच्चा पक्का बना हुआ है अभी, उसने पास नहीं करा। वर्क इन प्रोग्रेस तो देखो पूरा ही है कि नहीं है, क्योंकि फ्लाईओवर तो एक ही है बस। वर्क इन प्रोग्रेस तो पूरा का पूरा उस हिसाब से देखा जाए तो। समझ आ रही बात? हमें सेल्स इस चैप्टर में वर्ड नहीं लिखना, क्लोजिंग स्टॉक इस चैप्टर में वर्ड नहीं लिखना, लेकिन इन दोनों का मीनिंग यही निकल करके आ रहा है, मैं कोई समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा होगा वर्क सर्टिफाइड, ये वर्ड लिखा होगा वर्क अनसर्टिफाइड। हमें समझ जाना है कि वर्क सर्टिफाइड का मतलब सेल्स, इतना हमने सामान बनाया और बिक गया। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब सामान बनाया और नहीं बिका, क्लोजिंग स्टॉक हो एक तरह से, ठीक है। और सोच के देखो, हमारा कंफ्यूजन हो भी रही है आपको, दोनों ही क्रेडिट साइड में आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट साइड में आता है और सेल्स भी क्रेडिट साइड, तो दोनों ही क्रेडिट साइड में आएंगे, है कि नहीं? समझ आ गई बात? तो सबसे लास्ट में लिखी हुई थी जो मैंने इसके कहती, इंक्लूडेड इन द अबव इंफॉर्मेशन आर वेजेस 3500, मटेरियल 4000, अदर एक्सपेंस 2500 व्हिच वर इनकर्ड सिंस सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन के बाद इतना खर्चा भी हुआ है हमारा, तो इन तीनों को क्लब करोगे ना तो ये वर्क अनसर्टिफाइड निकलने वाला। ये समझ पा रहे हो आप पढ़ करके लैंग्वेज? बहुत बार क्वेश्चन में लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर करके देगा कि ये वर्क सर्टिफाइड है या ये वर्क अनसर्टिफाइड है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज नहीं बोलेगा, इनडायरेक्टली बोलेगा और हमें इसका मीनिंग निकालना। These expenses were incurred since certification,
सर्टिफिकेशन के बाद के खर्चे हैं, तो सर्टिफिकेशन के बाद के खर्चे, समझ आ गई बात। तो बाई अनसर्टिफाइड हो गया, बाई वर्क अनसर्टिफाइड मटेरियल, पहले वेजेस है, फिर मटेरियल है, फिर अदर एक्सपेंसेस है। 3500, 4000, 2500, कितना हो गया टोटल ये? 10,000। समझ आ रही है बात इतनी? अच्छा जी, सेकेंड लाइन में जो हमने लाइन छोड़ी थी उसको पढ़ रहे हैं। लिखा है एज ऑन डेट कैश रिसीव्ड वाज 2,40,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यहां से देखो जी बोर्ड पर, सर वर्क सर्टिफाइड मान लीजिए 100 रुपए है, तो 20% घटने के बाद ये कैश है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, अब एग्जांपल दिया था मैंने, सर मेरा इतना फ्लाईओवर बन गया, सर्टिफाई हो गया, पास हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जब हम कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं फ्लाईओवर बनने के बाद, तो ऐसा नहीं कि पूरा फ्लाईओवर बन जाएगा तभी पैसे मिलेंगे हमें, पार्ट पेमेंट लेते रहते हैं। समझ आ रही है बात, पार्ट पेमेंट लेते रहते हैं। तो हमने कह दिया भाई इतना काम कंप्लीट हो गया है, इतने पैसे दे दो, लेकिन वो पूरे पैसे नहीं दे, कुछ पैसा रोक के रखेगा। पूरे पैसे हमने उसको दे दिए, मान लीजिए वो आगे नहीं आया बनाने, तो हम आधे फ्लाईओवर क्या करेंगे? समझ आ रही है बात, कुछ पैसे रोक के रखेंगे। सामने वाले ने 20% पैसे रोक लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कैश रिसीव हुआ है हमें 2,40,000, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो पक्की बात है वर्क सर्टिफाइड ज्यादा ही होगा 2,40,000 से। कितना होगा ये कैलकुलेट करो जरा। अभी बोला मैंने ज्यादा होगा, ट्राई कीजिए। नहीं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वैसे बेसिक चीजें बहुत बार आती है जॉब में, तुरंत आंसर जिसका आता है वही प्रमोशन की ओर रिकमेंड किया जाता है। 432 बोला था, 3 लाख सही है। यहाँ से देखो बेसिक सी चीज, ये सर अगर 20% घट गया तो मतलब 80% बच गया। तो वर्क सर्टिफाइड का 80% कैश रिसीव्ड है, ठीक है। उसके बाद अपना आंसर बोलने से टाइम खुद भी तो चेक कर लिया करो, फिर आंसर खुद सही है कि नहीं। मैं क्यों बताऊं सही है गलत? तो आपने 3 लाख आंसर बोला, तो सोच के देख लो, 3 लाख, 3 लाख का 20% 60,000 तो 40 आ रहा, तो सही है कि नहीं? समझ आ गई बात। तो इस क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड 3 लाख रुपए, किस साइड लिखूं? क्रेडिट साइड, क्योंकि सेल्स है बाई वर्क सर्टिफाइड 3 लाख। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा देंगे जी हम, डिवाइड 80 इंटू 100, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा आंसर, इतना नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नोटिंग चालू रखें। देखो हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं कि कैश बेस फॉलो करते हैं? क्या आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट सेल नहीं लिखते? लिखते हैं ना, पैसे तो नहीं मिले उसके लिए। ट्रेडिंग या पीएनएल में कभी भी कैश रिसीव्ड देखा?
प्रॉफिट निकाला, फिर नोट ही कराना रहेगा। कितना? 25,400 टोटल टोटल 3,10,000। इस प्रॉफिट का नाम नोशनल प्रॉफिट दिया जा रहा है, लॉजिक बताया जाएगा इसका। नोशनल प्रॉफिट इस अकाउंट को और एक्सटेंड करें और जिस तरीके से आप ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से पीएनएल में शिफ्ट करते थे टू नोशनल प्रॉफिट, So 400। अच्छा 400 है, सॉरी। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वेश्चन 1 के ऊपर एक फॉर्मूला दिख रहा है जी आपको। क्वेश्चन 1 के ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है प्रॉफिट का। नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, और वैल्यूज पुट करें। इसका भी लॉजिक है, समझाया जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट पहले कर लेते हैं। फॉर नोशनल प्रॉफिट है 25,400, कैश रिसीव्ड कितना है 2,40,000। 2,40,000, वर्क सर्टिफाइड कितना 3 लाख। 3 लाख। कितना वर्ड सॉल्व करके बताना? 13,546.666। 13,547 2 WIP रिजर्व कितना बच गया? आंसर कंप्लीट हो गया जी हमारा। जो हमने एक्सटेंड करा है उस वाले क्वेश्चन के अलावा कोई डाउट है? जो हमने एक्सटेंड करा है उस पोर्शन के अलावा कोई क्वेश्चन? नोटिंग कर लीजिए अभी ने, डिस्कस करेंगे लॉजिक क्या है। चलिए, अब मैं जब किसी ने कहा था कि सर कैश रिसीव हुआ है 2,40,000 और आप ये मान रहे हो पूरी 3 लाख रुपए, कुछ गड़बड़ लग रही है, गलत लग रहा है, तो इसी गलती का सोल्यूशन है कि सर हम एक्रूवल बेस भी फॉलो कर लें और लेकिन पूरा का पूरा 3 लाख अभी प्रॉफिट मानना भी गलत लग रहा, तो दोनों चीजें फॉलो हो जाए। उसके लिए क्या करा हमने कि जो हमारा प्रॉफिट आया था उसे हमने एग्जैक्ट अपना प्रॉफिट नहीं माना, प्रॉफिट को एक अलग नाम दिया नोशनल। नोशनल मीन्स का मतलब होता है इमेजिनरी, जो रियल ना हो। नोशनल का मीनिंग ये होता है 25,400 प्रॉफिट आ गया, उसमें से कुछ पोर्शन हमने इसी साल का प्रॉफिट मान लिया और पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। बाकी का हमने डब्ल्यू आगे भी चल रहा है काम, इनकम्प्लीट है, इसको कमाना है। अब देखो फॉर्मूला कैसे बना। न्यूमरेटर में कैश रिसीव्ड है और डिनोमिनेटर में वर्क सर्टिफाइड। 1 मिनट के लिए 2/3 को भूल जाओ। मान लीजिए पूरा कैश मिल जाता तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आ जाता। हमें न्यूमरेटर में कैश रिसीव्ड रखा हुआ, डिनोमिनेटर में वर्क सर्टिफाइड। जितना जितना कैश कम होता जाएगा हमारा प्रॉफिट भी एक्चुअल में कम होता जाएगा, है ना।
और जितना ज्यादा होगा कैश रिटर्न प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझ आ गई बात? ठीक, अब ये 2/3 क्यों कर रखा, या 1/3 भी करते हैं, वो कब करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी में 53 पेज नंबर। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मेरे क्वेश्चन में काम की चीज है। पढ़े एक बार, देखो, एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्यूटेशन के ऐसे 6 पॉइंट लिखे हुए हैं इसके लिए। पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट शुड बी कंसीडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड ओनली, वर्क अनसर्टिफाइड शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट। देखिए इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख रुपए था, बट हमने 6 लाख रुपए कहीं नहीं लिखा, हमने सिर्फ वर्क सर्टिफाइड वाले को ही लिखा। तो हम प्रॉफिट जो है सिर्फ वर्क सर्टिफाइड वाले पोर्शन पर ही कैलकुलेट करते हैं, टोटल पर नहीं। एक बात। दूसरी बात, वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो कॉस्ट पर ही लिखा जाता है, हमने कॉस्ट पर ही लिखा, क्वेश्चन में भी कॉस्ट पर ही दिया होता। सेकंड पॉइंट, वेयर द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4। 1/4 को ऐसे बोल दो 25%, है ना। अब ध्यान से देखो, ये फ्लाईओवर कितना बनाना है और हमारा भी सिर्फ इतना ही बना, तो ना के बराबर कुछ भी नहीं बना। इसको मैं थोड़ा सा तो कमा लिया, उसको प्रॉफिट मान लो, तो वो गलत है। क्योंकि जब बहुत कम काम कंप्लीट होता है ना, तो आगे जाकर कोई क्या इशू आ जाए, होता है पेमेंट ना मिले, क्योंकि बहुत कम काम की पेमेंट शायद ना दे कोई। समझ आ रही है जी बात? आप किसी से कोई काम करवा रहे हो, उसने 10-20% काम करा है बस, और आगे किसी वजह से काम आगे नहीं हो पा रहा, वजह कुछ भी हो, तो आगे शायद पेमेंट ना, फॉर एग्जाम्पल से लॉकडाउन लग गया, काम रेडीमेड कर लिया, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद काम नहीं हो पा रहा, तो शायद 10-20% की पेमेंट ना मिले, हो सकता है ये भी हो जाए, है ना। उसमें कह रहा है कि 25% से अगर कम वर्क सर्टिफाइड है, आगे लिखा है नो प्रॉफिट शैल बी ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ P&L। प्रॉफिट मानो ही मत कुछ भी। समझ आ गई बात? थर्ड पार्ट, वेयर वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू और मोर देन 1/4। मतलब ऐसा बोल दूं कि 25% या उससे ज्यादा काम हो गया, बट लेस देन 1/2, 50% से कम। ठीक है। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला हो गया। फोर्थ पॉइंट, वेयर वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू और मोर देन 1/2, मतलब 50% से ज्यादा काम कर लिया। प्रॉफिट ट्रांसफर कैसे करना है, बस फॉर्मूला बदल गया, 1/3 की जगह 2/3। ठीक है। बेसिकली देखो हो क्या रहा है, सर अगर मैं 2/3 नहीं लगाता, पूरा प्रॉफिट मानने में क्या समस्या है? समस्या देखो पता है बहुत होती है। क्या? ये काम इस तरीके का है जो कमिटमेंट वाला काम होता है। फॉर एग्जांपल हमने कमिट किया था कि 2 साल के अंदर आप काम फ्लाईओवर बना के दे देंगे, अगर डिले हुआ तो 1000 रुपए पर डे के पेनल्टी। ऐसे जैसे आप आसपास फ्लैट वगैरह आप लोग देख रहे हो बन रहे हैं, ऐसे में कई बार क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं अभी तुम्हें 4 हमारे घर तोड़ करके आपको 4 फ्लोर बनाने हैं, फ्लैट बनाने हैं, ठीक है, और इतने दिन हम लोग रेंट पर रहेंगे, घर के मालिक रेंट पर रहेंगे उतने दिन, तो कई बार एग्रीमेंट बना लेते हैं कि तू कितने महीने कंप्लीट करके देगा। उसने कहा 8 महीने लगेंगे मेरे को, तो हमने कहा एग्रीमेंट बनाओ, 8 महीने से अगर ऊपर लगा तो जो हम रेंट दे रहे हैं वो तुम पे करोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से डिले हो रहा है, हमारे रेंट का खर्चा बढ़ रहा है। समझ आ रही है बात? तो उस तरीके से पेनल्टी भी लग सकती है। दूसरा रीजन क्या होता है कि मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसको 20 लाख में फ्लैट बना के दोगे, अब ईंट की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए तो नुकसान उसको झेलना पड़ेगा, अमाउंट तो दिया हो गया पहले। समझ आ रही है बात? तो ऐसे ही कोई फ्लक्चुएशन वगैरह हो जाती है, इसलिए कंप्लीट उसी हिसाब से प्रॉफिट मानना गलत होता है, इसलिए 2/3 करके हम और ज्यादा प्रूडेंट हो जाते हैं कि हम जितना प्रॉफिट बनता है उसका भी 66% ही प्रॉफिट मान रहे हैं और ज्यादा प्रूडेंट हो जाते हैं। और काम 50% से भी कम हुआ है तो सिर्फ 1/3 मानते हैं बस। समझ आ रही है बात? आगे पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है वहां टोटल प्रॉफिट को ही मान सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत इजी हो गया। ठीक। 6 पॉइंट, अगर लॉस है तो टोटल लॉस को तुरंत मान लो, फिर प्रोपोर्शनेट मत करो। मान लो हमें खर्चे ज्यादा हैं और ये इनकम कम है तो नोशनल प्रॉफिट नहीं लॉस आ रहा तो लॉस ही बोलेंगे, उसको नोशनल वर्ड नहीं लगाएंगे, पूरा लॉस मानेंगे ना। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अच्छा सर इस क्वेश्चन में आपने 2/3 कैसे ले लिया, तुम्हें कैसे पता लगा कि 2/3 हो सकता है 1/3 वाला फॉर्मूला लगता? ठीक, तो ये चेक करना है हमें वर्क नोट में। ध्यान से देखो बोर्ड पर, वर्किंग नोट। अभी कुछ नोटिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ समझ रहे हैं।
परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंट काम पूरा हो गया, ये पता लगा रहे हैं वर्किंग नोट में। कैसे पता लगाएंगे सर? वर्क सर्टिफाइड, इतना काम पास हो गया हमारा, अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये टोटल काम था, इनटू में 100। हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है इस क्वेश्चन में? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 50%। 50% वाले केस में बताओ कौन सा फॉर्मूला लगना था? 2/3 वाला। ठीक है जी, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट है, वर्किंग नोट में करना है। अब उसी क्वेश्चन में इतनी सारी बातें करते हो कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए पहले मैंने आपको 2 मिनट के लिए घटवा दिया कि भाई ये वाला फॉर्मूला लिख लो, फिर लॉजिक पर आएंगे कि क्यों फॉर्मूला है, कैसे आया, क्या है। ये भी नोट कर लीजिए, इस आंसर का पार्ट है। जितने क्वेश्चन नोट्स में हैं, जितने क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं, 99% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगा है, 2/3 वाला। जितने क्वेश्चन हैं अब तक एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी में 50% से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया, इसलिए सभी क्वेश्चन में 2/3 वाला फॉर्मूला ही लगा है 99% क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन बहुत होंगे। धन्य क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। कुछ अमाउंट आगे पीछे हो गए हैं इसके अंदर। जो पहले वाली लाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट 1 की लाइन है, जो सेकंड लाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट 2 की लाइन है। कॉन्ट्रैक्ट 1 पढ़ रहे हैं जी। सबसे पहले दिया हुआ है जी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये किस साइड आता है, डेबिट या क्रेडिट? आता ही नहीं है तो मटेरियल्स लिख दें डेबिट साइड में, इसके बाद देखो 4 लाइन के बाद ना अनयूज्ड मटेरियल भी लिखा हुआ कि मटेरियल यूज नहीं हुआ। अब इसका आपकी इच्छा है कि यहां से माइनस करके दिखाओ या क्रेडिट साइड में लिखो, ये आपकी इच्छा है। अच्छा जी, वेजेस पेड लिखा हुआ है 11,24,000 और वेजेस आउटस्टैंडिंग भी लिखी है, तो इस बार तो ऐड ही करना पड़ेगा सर इसको। wages paid 11,24,000, add outstanding 36,000, total 11,60,000। एज पर अक्रूवल बेसिस टोटल ही आती है। डाउट है किसी को? For other expenses 28,000, add outstanding 4,000, outer column में 32,000। डन जी यहां तक। वर्क सर्टिफाइड किस साइड लिखें? क्रेडिट साइड 16 लाख। कैश रिसीव्ड किस साइड लिखें? कहीं नहीं आता ना लगा। कैश रिसीव्ड, वर्क कंप्लीटेड बट नॉट येट सर्टिफाइड, ये क्या चीज है? वर्क अनसर्टिफाइड है। तो काम तो कर लिया बट इतना सर्टिफाई नहीं हुआ।
तो लिखोगे आप इसी नाम से, बाई वर्क अनसर्टिफाइड, इसी नाम से लिखोगे इसको आप। इसमें लिखा है सर डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट पे 10%। प्लांट कितना दिया होगा? 1,60,000। नाम ये रहेगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। बताइए प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? सर लॉस आने में तो हमारे फायदा, तो प्रॉफिट आएगा तो फिर और मेहनत करनी पड़ेगी, दुआ करें लॉस। टोटल बता डेबिट साइड का 17,28,000। तीसरा बोर्ड 88 या उधर से चेक करना है। सर एक्चुअली वो हमने 40,000 यहीं पे लिख दिया था ना। अच्छा 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 अच्छा, चलो वेट लिख लूंगा। 40,000 रुपए अगर आपने यहाँ ना लिख करके यहाँ से लेस करा है तो टोटल डिफरेंट आएगा, बट आपका आंसर सही हो। डन जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। कॉन्टेक्ट टू होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, नोशनल प्रॉफिट दे रखा है, कैश रिसीव्ड दे रखा है, वर्क सर्टिफाइड दे रखा है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है। मांगा गया क्वेश्चन में प्रॉफिट बता दो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही मांगा है, लेकिन फॉर्मूला 2/3 वाला लगाए कि 1/3 वाला नहीं, चेक करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले करिए परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। सबसे पहले सॉल्व करेंगे सर परसेंटेज, क्या फॉर्मूला होता है इसका? वर्क सर्टिफाइड अपॉन में कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड, कितना वर्क सर्टिफाइड हो गया, कितना हो गया इस क्वेश्चन में? 4 लाख 4 लाख डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कितना है इस क्वेश्चन में? 6 लाख इनटू में 100, तो ये सर 66.66% आ गया, 50% से ज्यादा आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा 2/3 वाला। फॉर्मूला याद हुआ है किसी को? यस सर, नोशनल प्राइस इनटू 2/3 इनटू इनटू कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड। सही, सारे अमाउंट दिए हुए क्वेश्चन के अंदर। कोशिश करें बोर्ड पे से नोट ना करें, खुद सॉल्व करें और सिर्फ बोर्ड पे से चेक करते रहें कि सही लिखा है कि नहीं लिखा। बताइए कोई समस्या किसी को? तो अकाउंट नहीं बना था, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, ये जो वर्किंग नोट वाला काम होता है इसको करके जरूर दिखाना है। मतलब आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ 50 से ऊपर ही सीधा फॉर्मूला लगेगा, तभी आपको करके दिखाना है वर्किंग नोट में। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही मांगी थी, सब कुछ मेन आंसर है, वर्किंग नोट कुछ भी नहीं। कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे देखेंगे जी, नोटिंग कुछ भी नहीं करनी है आपको। हाउ मच प्रॉफिट विल बी क्रेडिट टू P&L इन द फॉलोइंग केस। तो सिर्फ प्रॉफिट वाला फॉर्मूला मांगा है सर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं मांगा। बोर्ड पे देखते रहिए जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 लाख, मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूं, आपको नहीं बनाना, मैं बना रहा हूं। बताओ किधर लिखूं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख? कहीं नहीं आएगा। कॉस्ट इनकर्ड 11 लाख 20 हजार, किधर लिखूं? कॉस्ट खर्चा हुआ है जो डेबिट साइड। कैश रिसीव्ड 10 लाख 80 हजार, किधर लिखूं? कहीं नहीं आएगा, कैश रिसीव्ड कहीं नहीं आता।
ब्रैकेट में लिखा होगा 90% है वर्क सर्टिफाइड का। मुझे फटाफट से बताओ वर्क सर्टिफाइड कितना। अब जिसने गलत बताया वो नालायक है, प्रूव। कौन पहले आंसर देगा? 1,20,000 नालायक। सर अनसर्टिफाइड का अमाउंट आएगा ना। वही गलत। अनसर्टिफाइड कैसा आ जाएगा? वो तो दे रखा है वीजा, बताया क्या तुमने? वर्क सर्टिफाइड कितना, कौन बच्चा बताएगा? सॉरी नालायक है। 12 लाख सही। सर मैंने उसका 10% वो करके फिक्स कर दिया था। 10,80,000 अगर 90% है तो 100 कितना? सर मुझे लगा इसका 10% निकालना है। सोच के समझो। 10,80,000 रुपए सर हमें कैश मिला है जो कि वर्क सर्टिफाइड का 90% है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा ये निकालना है। तो बेसिकली जो हमें पैसे मिले हैं वो 90 रुपए, तो 100 रुपए कितना? चेक कर लो आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 12 लाख में 10% लेस कर दो तो यही बचेगा। समझ आ गई बात? आगे वर्क अनसर्टिफाइड 1,20,000 क्रेडिट साइड में आएगा। सही है। नोटिंग कुछ नहीं करनी है आपको। 13,20,000 ये 2 लाख रुपए आ गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इन दो क्वेश्चन में डिफरेंस ढूंढो तो क्या डिफरेंस है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रॉफिट मांगा था, 5 में भी प्रॉफिट मांगा, ये तो सिमिलैरिटी है। क्वेश्चन 4 में नोशनल प्रॉफिट दे रखा था, क्वेश्चन 5 में हमसे नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करवाया जा रहा है अदर इंफॉर्मेशन दे करके। समझ आ गई बात? अब सर हम इतने से छोटी चीज के लिए पूरा अकाउंट नहीं बनाएंगे। आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो खुद। नोशनल प्रॉफिट इक्वल्स टू वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों प्लस करा, माइनस कॉस्ट, है ना? फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन 1 के ऊपर देखो फॉर्मूला दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 के ऊपर नोशनल प्रॉफिट इक्वल्स टू वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है। अब आप नोट करोगे, आप नोट करते टाइम अकाउंट नहीं बनाओगे, फॉर्मूले से नोट करोगे। नोट कीजिए। नोट डिस्प्ले कर लिया, खाली ना बैठे, आगे काम चालू रखें। प्रॉफिट भी निकालना। नोट कर लीजिए फॉर्मूले से 12 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 11,20,000, 2 लाख रुपए आ गए। पहले पुट कीजिए इसमें। तो कितने को वर्क सर्टिफाइड किए गए? अरे बोलो 12 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की जगह 20 लाख। तो सर ये आ गया 60%, 50% से ज्यादा है, इसलिए फॉर्मूला यही वाला लगेगा। ये ध्यान रखना, जो मैं एनपी लिख रहा हूं, एनपी सेक्टर के अंदर नेट प्रॉफिट नहीं है,
मोस्टली प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है नहीं इस चैप्टर के अंदर। वैल्यूज पुट करें, मोस्टली प्रॉफिट के लिए कितना? 2 लाख 2 लाख, 2/3 कैश रिसीव्ड की जगह 20 लाख। 9 लाख, 10,80,000 80,000 कौन बोलेगा? वर्क सर्टिफिकेट कितना? 12 लाख। 12। डन। आंसर कितना है जी? 1,20,000। 1,20,000। सभी का सही मारा? यस सर। बढ़ सकते हैं जी आगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिर्फ एक पॉइंट कैलकुलेट करेंगे हम, बाकी पूरा क्वेश्चन बेसिक है, एक पॉइंट के लिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है। पढ़ें। हाउ मच प्रॉफिट इफ एनी यू वुड अलाउ टू बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग केस। मतलब सेम काम करना है कि प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना है, अकाउंट नहीं बनाना है। आगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है सर 5,60,000, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 10 लाख रुपए, कैश रिसीव्ड है 5,40,000, अनसर्टिफाइड वर्क है 60,000। ये क्या लिखी लाइन? डिडक्शन फ्रॉम द बिल्स बाय वे ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स 10%। इस लाइन की हेल्प से आपको वर्क सर्टिफाइड निकालना। कौन बच्चा निकाल पाएगा? फिर से नालायक प्रूफ हो जाओगे। कैश रिसीव्ड अगर 5,40,000 है और सामने वाले ने 10% पैसा काट करके हमें पैसा दिया, तो बताओ वर्क सर्टिफिकेट कितना रहा होगा? 6 लाख। आई सबका 6 लाख। सो 10% पैसा काटा है एज ए सिक्योरिटी, तो 90% पैसा दिया, मतलब 5,40,000 तो 90 है, तो 100 कितना? 5,40,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। समझ आ गई बात? समझ में आ गया? बाकी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, इसको होमवर्क में डाल रहे हैं जी, ये वाला पॉइंट करवाना था। 7th क्वेश्चन पर आ गए जी, मैं क्लास में करा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली कॉस्ट शीट चैप्टर और इस चैप्टर का मिक्सअप है। पढ़ते हैं बात। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, वर्ड दिख रहा है आपको? कंप्लीटेड। अब तक जो हमने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन किए अभी तक, वो सारे इनकम्प्लीट थे, तभी वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वाला काम था। इस बार वर्क सर्टिफाइड हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया, तो इस बार ध्यान से सुनना, इस बार वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड नहीं आएगा, सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा, है कि नहीं? आगे आगे लिखा है जी, मटेरियल खरीदा है, मटेरियल बॉट फ्रॉम द मार्केट 1,500 रुपए, मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर, स्टोर मतलब गोदाम, चैप्टर में पढ़ा था हमने स्टोर मतलब, तो ये सर गोदाम से भिजवाया है और आसपास मार्केट से, दोनों खर्चे हैं, चाहे मार्केट से खरीदा हो चाहे अपने गोदाम से हमने भेजा हो सामान, दोनों ही खर्चे हुए, दोनों यूज हुए ना साइट पर। और दोनों अकाउंट बनाइए, नहीं कोई डाउट नहीं, स्टार्ट करो। टू मटेरियल, जो मैं प्रेजेंटेशन लिखवा रहा हूँ जरूर नहीं एग्जाम में वही फॉलो की जाए, बस ये वाली प्रेजेंटेशन बेस्ट है। मटेरियल कंज्यूम मार्केट और स्टोर 1,500 और 500
टोटल 2000 मेटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, ये कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं इस तरीके से। मार्केट से 1500, स्टोर से 500, टोटल 2000। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज है, टू मटेरियल बॉट फ्रॉम मार्केट 1500, टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 500। ऐसे आप क्वेश्चन से भी कॉपी कर सकते हो लैंग्वेज, क्योंकि कॉस्टिंग में डुअल एंट्री का एस्पेक्ट नहीं होता, लेजर नहीं बन रहा अकाउंट्स की तरह, इसलिए यहाँ पर रिजिडिटी नहीं होती लैंग्वेज की। यही वर्ड आपको, यही टर्म्स लिखनी है। अच्छा, वेजेस 2440, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 294। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद रुक जाए, टोटल बताएंगे कितना है? $4,734। 4700। अच्छा, तो लास्ट में लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कीपिंग इन व्यू मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 250। ये आपको माइनस कर लें रिटर्न। बाय में लिख देते हैं। नहीं, इस बार ऑप्शन नहीं है मेरे पास, सिर्फ इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। ऐसा बताऊंगा उसका लॉजिक क्या है, बताएंगे क्वेश्चन में क्या बताना। तो मटेरियल खरीदा मार्केट से 1500 का, स्टोर से खरीदा 500 का, टोटल 2000 का हो गया। इसमें से हमने 240 वाला रिटर्न करवा दिया, यूज ही नहीं हो पाया, तो 1760 का अल्टीमेटली कंज्यूम हुआ। वेजेस कितने रुपए खर्च हुई, डेट एक्सपेंस कितने रुपए खर्च हुए, प्राइम कॉस्ट आ गई 4494। इसके बाद लिखा है कि वर्क्स कॉस्ट इक्वल्स टू 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस टू वर्क्स कॉस्ट। वेजेस का 25%, करेक्ट। इसको ऐड करने के बाद आ जाएगी जो वर्क्स कॉस्ट। ये हमें अकाउंट में ऐसे प्राइम कॉस्ट बिल्कुल ऐसे लिखना, और यहाँ पे टू नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। 5100। इसके बाद लिखा है सर ऑफिस कॉस्ट 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट टू ऑफिस कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 10%, 4494 का 10%। अब इसको नाम दे रहा हूं मैं टोटल कॉस्ट, क्योंकि और कोई खर्चा बचा नहीं। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? ट्रिपल 53 बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने रुपए? 6000 टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आएगा? आंसर कंप्लीट हो गया। तो क्या कहना है इस क्वेश्चन के अंदर हमने, इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल कैसे बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर ना भी आता हो आपको तो भी क्वेश्चन कर पाते हैं आप कॉस्ट शीट की हेल्प से। सर हमने सारे एक्सपेंसेस जोड़ते रहे और हमने सारे एक्सपेंस जोड़ने के बाद सेलिंग प्राइस से कंपेयर करा तो प्रॉफिट आ गया। अगर आप इस रिटर्न को इधर लिखते तो प्राइम कॉस्ट गलत आ जाता, अगर आप रिटर्न को इधर ना लिख करके इधर लिखते आपके प्राइम कॉस्ट गलत आ जाते। सिर्फ इसी क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप राइट साइड में लिख दो, आपको डेबिट से ही माइनस करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन ऑप्शन है। और अब यहाँ पे पॉइंट में मैंने लिखा ऑफिस कॉस्ट। डेसिमल को इग्नोर करते हैं हमेशा। देखो डेसिमल में किस चीज को लिखना चाहिए जिसकी वजह से हमें आगे तक इंपैक्ट पड़े। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट का रेट न्यूज़पेपर में ऐड आता है जी, होम लोन ले लीजिए 6.9 है किसी बैंक का, 6.7 है किसी बैंक का, अब 0.2 से बहुत लाखों का फर्क पड़ जाता है क्योंकि वो रेट कैलकुलेट होना लोन अमाउंट पर।
ठीक है जी। लेकिन हमारी ईएमआई बैठ गया मान लीजिए 20,224 रुपये 25 पैसे, तो 25 पैसे किसी लिए नहीं जाएंगे क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ डेसिमल इग्नोर किया जाता है डेसिमल के बाद के लिए। तो कहाँ इग्नोर करना है, कहाँ अंडर करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो लास्ट चैप्टर किया था हमने, कॉस्ट पर यूनिट निकाला था, अब उसकी मल्टीप्लाई होनी यूनिट से, तो वहाँ राउंड ऑफ कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो फाइनल अमाउंट आ रहा था हमारा नॉर्मल लॉस का या फिनिश बाय प्रोसेस बी का, उसको राउंड ऑफ किया हमने, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया हमने 40 पैसे को, 5 से बड़ा होता तो बढ़ा देते, वरना घट के नोट कर देते। नोट कर लिया जी सभी ने? क्वेश्चन करा दूंगे कि नहीं करा बताओ। 9th क्वेश्चन करा दो जी, 9 फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9। जी पहले रीड करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। इंजीनियर्स लिमिटेड अंडरटुक सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर 2002। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 107। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका नाम कोड 107 है। डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा, अभी लिख कुछ नहीं रहे। डायरेक्ट वेजेस अगेन एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। स्टोर्स इशूड का मतलब है, ठीक है, गोदाम में सामान लिया, मतलब ये एक्सपेंस है, गोदाम में से सामान भेजा है साइट पर। क्योंकि देखिए इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें बन रही है ना, वो इन जनरल ऐसी चीजें बन रही है जो साइट पर बना के जाए। प्लाईवुड ऐसे नहीं फैक्ट्री बना करके शिफ्ट करते हैं, वहीं जाकर के बनाना पड़ेगा। तो स्टोर से हमने रॉ मटेरियल भेजा है, यानी स्टोर चैप्टर के अंदर रिसीट के बाद इशू आता था, तो ये वाला इशू स्टोर से इशू करा। लूज टूल्स एसेट होती है, ये हमने पढ़ी है अकाउंट्स के अंदर। ट्रैक्टर एक्सपेंसेस, ट्रैक्टर यूज हुआ है साइट पर, उसके खर्चे दे रखे हैं। रनिंग मटेरियल 2300 रुपए, ड्राइवर की वेजेस 3000 रुपए, अदर डायरेक्ट चार्जेस 260, सबके सब एक्सपेंस है, सबके सब डेबिट में आएंगे। आगे द कॉन्ट्रैक्ट टुक 13 वीक्स ऑन इट्स कंप्लीशन, टोटल 13 वीक्स लगे जी कंप्लीट होने में। द वैल्यूज ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स रिटर्न्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड वर 200 and 3000। देखो लूज टूल्स की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी 2400, साल के एंड में कितनी वैल्यू रह गई 200, तो इससे डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं 2200 रुपए। समझ पा रहे हो? किसी एसेट पर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ना देकर के आपसे बोल दे कि सर हमने एक साइट पर मशीन यूज करी, मशीन की साल की वैल्यू, शुरुआत की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, साल के एंड में उसकी वैल्यू 90,000 रह गई, तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन तो कह रहा है नहीं, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। स्क्रैप वैल्यू तो हम स्क्रैप वैल्यू से डेप्रिसिएशन निकालने में ही कैलकुलेट करते हैं। स्क्रैप वैल्यू को ट्रांजैक्शन थोड़ी ना सोच के देखो, स्क्रैप वैल्यू को ट्रांजैक्शन तो एक्चुअल सेल करें, उसको बिल्कुल खराब हो गया, हमने बेच दिया, उसको इतने रुपए मिल गए, ऐसा लिखा हो तो बात अलग है। सिंपल सी बात है, लूज टूल नाम की एक एसेट थी, इसकी स्टार्टिंग में वैल्यू 2400 और एंड में वैल्यू 200, तो 2200 रुपए डेप्रिसिएशन। सही है सर। मटेरियल रिटर्न हो गया स्टोर में 3000 रुपए का, अगेन ये तो डेबिट से माइनस करें या क्रेडिट में दिखाना, समझ में आ गई बात। आगे द प्लांट वाज आल्सो रिटर्न एट अ वैल्यू ऑफ 16000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 20%। 16000 डेप्रिसिएशन से पहली वैल्यू है या डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू है या फिर डेप्रिसिएशन की वैल्यू है? डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू, इसके बाद डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम, ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसके बाद। आगे द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर वाज 20,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है सिर्फ 15% पर एनम पीरियड्स। डेप्रिसिएशन इस पर भी लगाना है, मशीन पर अलग लगाना है, ट्रैक्टर पे अलग लगाना है। आगे द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। तो इसमें भी वर्क्स कॉस्ट निकालनी है, तो मतलब प्राइम कॉस्ट भी निकालेंगे। इसका मतलब मटेरियल रिटर्न हम क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे, डेबिट साइड से माइनस करें। प्रॉफिट लिखा हुआ है कि 20% चार्ज होगा टोटल कॉस्ट पे,
टोटल कॉस्ट जितनी भी आए उसका 20% कर देंगे तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो परसेंट ऐड करने के बाद जो बचे वो सेलिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा। प्रिपेयर करना है जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज्यूमिंग बैलेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज ड्यू रिसीव। इस क्वेश्चन में नोशनल प्रॉफिट नहीं निकलेगा, वर्क सर्टिफाइड नहीं निकलेगा, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। चलिए स्टार्ट। टू मटेरियल्स कंज्यूम्ड मार्केट से 20250। सर यहाँ पे कहाँ लिखा है मार्केट से, तो और कहां से होगा, स्टोर में से तो नहीं। माइनस रिटर्न आप खुद से कैलकुलेट करना है, होप नोट नहीं कर रहे हैं बोर्ड पे से। कोई एक आइटम आप खुद क्वेश्चन से देख करके नोट करें अपनी कॉपी में, उसके बाद उसी आइटम को बोर्ड पर से देखें कि सही करा है कि नहीं करा। मार्केट से खरीदा है 20250 का, स्टोर से खरीदा है 10,500 का, टोटल हो गया 30,750 का। 3,000 का वापस कर दिया। डायरेक्ट वेजेस कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इसमें। टू लूज टूल्स रिटर्न ऑफ 2200 रुपए, 2400 स्टार्टिंग में थे, 200 रुपए का बच गया, मतलब 2200 रुपए खर्च हो गए। हमें प्राइम कॉस्ट निकालने की जरूरत भी नहीं है, सीधा वर्क्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। टू ट्रैक्टर रनिंग एक्सपेंसेस 2300 रुपीज का मटेरियल, $3,000 की वेजेस, $2,650 के अदर डायरेक्ट चार्जेस, डेप्शन कौन बच्चा बताएगा जी, मशीन पर, प्लांट पर। यानी कौन बच्चा बताएगा प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना। सोलह हजार का प्लांट है, 64,000 डेप्रिसिएशन। सर वो तो डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू है ना। हाँ वो है तो प्लांट की वैल्यू 4,000 बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए सर, किसी एसेट की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 20%, मतलब कि 20 रुपए, उसकी वैल्यू बचेगी 80 रुपए। अब क्वेश्चन में जो 16,000 रुपए है वो क्या चीज है, वो 80 है। हमें क्या जानना है, डेप्रिसिएशन मतलब कि 20। क्रॉस चेक कर लो हमने सही करा है कि नहीं करा। 16,000 डेप्शन के बाद की वैल्यू और डेप्रिसिएशन 4,000 है, तो पुराने वाली वैल्यू कितनी रही होगी, 20,000। 20,000 में 20% लेस करके देखो 16,000 रुपये आ रहा, तो ठीक करा। ठीक है, कौन बच्चा बताएगा ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन। गलत है। ये डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू है ट्रैक्टर की, या डेप्रिसिएशन अमाउंट बताना मेरे को।
ट्रैक्टर का डेप्शन कौन बच्चा बता सकता है? ₹3,000 आंसर गलत है। 3,529. गलत है। क्लास से करते आ रहे हैं, 5 साल हो गए, डेप्शन कैलकुलेट नहीं हो रहा। इंटरव्यू में डेप्शन कैलकुलेट करवाने लगे हैं आपसे तो 750 रुपये। यस सर। हाँ, साल में 52 वीक्स होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट चला है ये 13 वीक्स चला है, तो 20,000 का 15% करोगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। इसको 52 से डिवाइड करोगे तो 1 वीक का डेप्रिसिएशन आएगा। इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 वीक्स का डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन सर ऐसा काम आपने प्लांट में क्यों नहीं करा? प्लांट भी तो 13 हफ्ते यूज हुआ होगा, तो ऐसा ट्रैक्टर में ही क्यों हुआ? सर तो प्लान तो हमारा वैसे असाइन है। फर्क क्योंकि हाँ। उन्होंने पहले से कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन के बाद कितना अमाउंट है, तो और कोई आंसर? फर्क है जी पर एनम का। अब 11th क्लास में पढ़ गया है बात कि जब पर एनम लिखा होता है तो हम टाइम फैक्टर कंसीडर करते हैं, अगर रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा होता तो टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करते। प्लांट में लिखा होता है ना डिविडेंड पर एनम, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। चलिए बढ़े आगे। सब कुछ ही हो गया, तो सब कुछ जोड़ दो, इसको नाम दे दो वर्क्स कॉस्ट, सब कुछ ऐड कर दीजिए और इसको नाम दे दीजिए वर्क्स कॉस्ट। बताओ जी कितना है? तो ऐड हो गया ना आइटम। सही। वर्क्स कॉस्ट एड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। वर्क्स कॉस्ट का 10%, अब जो है वो क्या है? टोटल कॉस्ट। सही है। अब जो आया वो आया टोटल कॉस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला था कि सर कॉस्ट का 20% कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। 12,793 बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बैलेंसिंग फिगर। इस क्वेश्चन में क्या नया सीखा सर? नया कुछ भी नहीं सीखा, बस आइटम्स बहुत ज्यादा थी तो कहीं कहीं ध्यान देना था सर। वर्क्स कॉस्ट भी निकालनी है, डेप्शन के टाइम 13 वीक्स का भी ध्यान रखना है। लूज टूल्स में सर डेप्शन निकालने का अलग तरीका सीखा कि पुरानी वैल्यू 2400, एंड की वैल्यू 200, तो इससे डेप्रिसिएशन आ गया 2200। इस तरीके से हमने डेप्शन कैलकुलेट करा। जान बच्चे एक और करा चलिए 10th का रिपोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना
तो 9 बजे उठी है आंटी मुझे बार बार घूम के देख रही जब मैं बोल रही थी सर और कह रहा मैंने नींद का नहीं बोला। कुछ और बोला था। चलिए टेंथ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ABC Limited has undertaken the construction of a bridge over the river Yamuna for a municipal corporation. The value of the contract price is 12,50,000. किस साइड आता है ये? क्रेडिट कहीं नहीं आता। Subject to a retention of 20% until 1 year after the certified completion of the contract and final approval of the corporation's engineer. तो 20% पैसा हम रिटेन करके चलते हैं। The following are the details are shown in the books on 30th June. क्या क्या? Labor on the site 4,05,000 एक्सपेंस हो गया डेबिट साइड। Material direct on the site less return। कितना अच्छा क्वेश्चन है, रिटर्न लेस करने के बाद ही दे रखा सीधा डेबिट साइड में आएगा। मटेरियल फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से खरीदा, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आएगा। हायर एंड यूज ऑफ प्लांट, सर प्लांट हमने खरीदा ही नहीं है इस बार। कई बार क्या होता है कि साइट बहुत दूर की है, किसी और स्टेट में है, सपोज अपना प्लांट भेजेंगे, किराया लग जाएगा इतना, तो हमने वहीं आसपास से किराए पर ले लिया। तो हमने किराए पर ले लिया, प्लांट अपकीप मतलब रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा आएगा 12,100 रुपए का। डायरेक्ट एक्सपेंस लग गए 23,000 रुपए के। जनरल ओवरहेड लग गए 37,100 के। आगे लिखा है सर मटेरियल इन हैंड जून 30/2011, क्लोजिंग स्टॉक है, या तो डेबिट से माइनस करो या क्रेडिट में लिखो, ये आपकी इच्छा। वेजेस एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, इसे वेजेस में क्या किया जाएगा, प्लस के माइनस, प्लस किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड ऑन 30th जून, ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्लस हो जाएगा। वर्क नॉट येट सर्टिफाइड 16,500, ये क्या चीज है, वर्क अनसर्टिफाइड, किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। अमाउंट सर्टिफाइड बाय द कॉर्पोरेशन इंजीनियर 11 लाख, किस साइड आएगा, आएगा वर्क सर्टिफाइड तो है, वर्क सर्टिफाइड तो है, इस क्रेडिट साइड में आएगा। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट, ये किस साइड आएगा, ये नहीं आएगा। बनाओ जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर कुछ भी नया नहीं है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ सेकंड और थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग है, वो सीखेंगे। बाय वर्क सर्टिफाइड 11 लाख, बाय वर्क अनसर्टिफाइड 16,500, वर्क सर्टिफाइड 11 लाख और वर्क अनसर्टिफाइड 16,500। टू मटेरियल्स कंज्यूम्ड, डायरेक्ट परचेज करिए सर हमने 4,20,000, स्टोर से खरीदा है 81,200 और माइनस कर दिया मैंने इन हैंड, रिटर्न नहीं है इस बार, इन हैंड 6,300। बताइए कितना है ऑर्डर कॉलम में, $4,94,900। सहमत हैं सभी? लेबर, सबसे पहले सर लेबर ही दे रखी थी 4,05,000। ऐसा नहीं है फॉर्मेट की मटेरियल ही पहले लिखना, आप लेबर भी लिख सकते थे पहले, वो भी सही होता। एड आउटस्टैंडिंग 7,800, $4,12,800। टू प्लांट अपकीप 12,100। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनर कॉलम में 23,000। एड
आउटस्टैंडिंग 1600, आउटर कॉलम में 24,600, जनरल ओवरहेड 37,100, क्या क्या रह गया बताइए? बताओ जी, क्या रह गया? वेजेस। वेजेस, लेबर वेजेस की बात लिख दिया। सब हो गया जी, प्रॉफिट निकालो। क्या नाम लोगे प्रॉफिट को? मोशन प्रॉफिट। टू मोशनल प्रॉफिट। टोटल आ रहा है कि 11,16,500। सही। इसे एक्सटेंड कीजिए, प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। पहले वर्किंग नोट में निकालेंगे परसेंटेज वर्क कंप्लीशन, वर्किंग नोट में, उसके बाद प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12,50,000 हुआ। ये 3700 वाला मुझे नोट है, मैं फिर वही देख रही हूँ कि कौन सा है। जनरल चाहिए तो वो था। एटी 8% आ रही है। एक सेकंड। एक और कंपोजिशन देख ले तो वही तो पूछ रही हूँ। जो एक्सटेंड करने के बाद वो मैं इधर लिख रहा हूँ, माय नोशनल प्रॉफिट टू टीएनएल टू डब्ल्यूआईपी रिजर्व। परसेंटेज ऑफ कंप्लीट कैसे निकाला जी हमने? वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 11 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 12,50,000। कितना परसेंट हुआ ये? 88%। प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। नोशनल प्रॉफिट 2/3 कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव कितना? 8 लाख 80।
8,80,000। वर्क सर्टिफाइड कितना कितना आंसर आया? इतनी चीज समझ रहे हैं अच्छे से सर कि जो 80% सॉल्व किया है ना, इसका यूज कहीं नहीं करना है आगे। इसका यूज सिर्फ इतना ही था कि फॉर्मूला 2/3 वाला लगाएं या 1/3 वाला लगाएं, ये पता करना बस। अदरवाइज किसी कैलकुलेशन में किसी प्रॉफिट में इसका कोई यूज नहीं। कितना है ये? 72,000। प्रॉफिट रिजर्व कितना बचा? 63। इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक ही पॉइंट नया नहीं था जो हमने कुछ नया सीखा हो। क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड पार्ट है वो है नया सीखने वाला। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में मांगा है कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और थर्ड पार्ट में मांगा है कि हाउ द रेलेवेंट आइटम्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो लेजर बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ड्यूरिंग द ईयर सर पैसे मिले हैं इससे। पैसे मिलने की एंटर क्या होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी। हम अकाउंटेंट हैं कॉन्ट्रैक्टर के जो काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टी जिसने ऑर्डर दिया है काम करने, तो हमें पैसे मिलने की एंट्री ये होगी। ये एंट्री कितने रुपए से होगी? कितने रुपए मिले, कितने से एंट्री होगी? कैसे एंट्री की पोस्टिंग कर सकते हैं इसमें आप? किस साइड? क्रेडिट साइड। 5 एंड 8,80,000 खत्म। भाई कॉन्ट्रैक्ट से इसके अलावा तो कोई डीलिंग हुई नहीं ना। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब इसका अकाउंट क्लोज होगा। कितने पैसे टोटल लेने थे, कितने पैसे लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी यही आना बाय टाइम जितना पैसा मिला। बनाइए फॉर्मेट बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन में डेट गिवन है। क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है तो जनरली बैलेंस शीट आती है, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं सर कौन कौन सी आइटम हमें लगता है कि बैलेंस शीट में आनी चाहिए। स्टार्टिंग से देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो नहीं आना चाहिए। लेबर ऑन साइट जो एक्सपेंस होता है, मटेरियल एक्सपेंस होता है। आपको क्या ढूंढना है? आपको एसेट और लायबिलिटी ढूंढनी है। मटेरियल फ्रॉम द स्टोर, प्लांट अपकीप, दैट एक्सपेंस, ओवरहेड, मटेरियल इन हैंड। मिल गया? एसेट होती है लिख दीजिए इसी नाम से, मटेरियल इन हैंड। उसके बाद वेजेस एक्रूड लायबिलिटी होती है सर। आउटस्टैंडिंग नाम से भी लिख सकते हैं, एक्रूड नाम से भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड 1600 एसेट होती है कि लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी होती है।
प्लांट वगैरह नहीं हमने किराए पे लिया था, वरना वो भी आता डिडक्शन के बाद की वैल्यू। ठीक बात है, ध्यान से देखिए, नोटिंग नहीं करनी आपको, फोटो समझेंगे। नेट प्रॉफिट कितना निकाला था हमने? तो इस तरीके से बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगा। तो कैपिटल नहीं पता हमें, लेकिन नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा। सही, इधर देखिए ध्यान से, ये तो मटेरियल है, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस रिजर्व माइनस कैश रिसीव्ड। आप मेरी हेल्प कीजिए कैलकुलेशन में, मैं समझाऊंगा क्या है। वर्क सर्टिफाइड बताइए कितना है? 11 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड बताइए कितना? 16,500। रिजर्व कितना निकाला था हमने? 63,000। कैश रिसीव्ड कितना है? और टोटल बताइए कितना है? आउटर कॉलम में कितना है? ये दो आइटम प्लस की है, दो आइटम माइनस की है। 20,59,500 माइनस नहीं है, 20 है? प्लान भी गलत कर दिया। 12.5 लाख का तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। 1 लाख बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, टोटल नहीं करना। समझे ध्यान से क्या क्या करा हमने। सर ये वर्क सर्टिफाइड को हमने एसेट्स में क्यों लिखा? तो इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमारी एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक बना लिया पर बिका नहीं। वर्क अनसर्टिफाइड, ये भी हमारा स्टॉक है, हमने सामान बना लिया। कैश रिसीव्ड माइनस करा, इतनी साइड कम हो गई। तो सोच के देखो एक बार, मान लीजिए हमें ₹1 नहीं मिला होता, हमने आधा फ्लेवर बना लिया और हमें ₹1 नहीं मिला, तो ये पूरा का पूरा एसेट में आता ना, है कि नहीं? वैसे तो कुछ पैसा हमें मिल गया, तो ये एसेट इतनी कम हो गई। समझ आ गई बात? सर रिजर्व जो होता है उसको लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए, लेकिन जब भी किसी चीज से रिलेटेड हो, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी होता है, इसे लायबिलिटी में दिखाते हैं हम। ठीक, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये नेगेटिव एक्सपेंस, नेगेटिव एसेट होता है इक्वल टू लायबिलिटी, बट इसको लायबिलिटी में नहीं दिखाते, डेटर से माइनस करके दिखाते हैं, क्योंकि रिलेटेड टू डेटर। जैसे कि ये भी रिजर्व इसी वर्क से रिलेटेड है, इसलिए इस साइड ना दिखाकर यहां से माइनस कर दिया। ठीक है बात? तो ये हमारी प्रेजेंटेशन रहेगी जी एसेट साइड की, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस रिजर्व माइनस कैश रिसीव्ड। उसके अलावा कोई भी मटेरियल बचा हुआ है, प्लांट बचा हुआ है, वो इधर आएगा, कोई प्रीपेड एक्सपेंस है वो इधर आएगा। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होना है, कैपिटल नहीं पता है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो आएगा, और एक्सट्रैक्ट है, इसे टोटल नहीं करना। एक्सट्रैक्ट है इसलिए टोटल नहीं करना। नोट कर लिया सभी ने। 11 होमवर्क है आज का इतना।